श्योर और मैग्रोन इस वक्त उस छोटी मछली के साथ इस वक्त बाहर घूम रहे थे। वहां पर श्योर ने उस छोटी मछली को अपने पॉकेट में रख रखा था, ताकि वो गार्डियंस और वो जेनॉक्स वो सभी एक तरीके से उसे देख ना पाए। वैसे देखा जाए तो कल हम लोग जो समुद्र जाने वाले हैं, हमें समुद्र ले जाने वाला एक आदमी है, जो कि बड़ी मुश्किल से माना है। मैग्रोन श्योर इसका था। आंसू भैया ने बताया था कि वो थोड़ा अजीब टाइप है, साइको टाइप है, और वो मान नहीं रहा था हमें वहाँ ले जाने के लिए। मैग्रोन श्योर इसका था वो साइको टाइप है। ऋषि भैया ने कहा था कि वो साइको टाइप है, और वो समुद्र में शिकार के लिए जा रहा किसी बड़े दुश्मन का। पता नहीं वो कौन है। श्योर वो अपने सर को खुजाते हुए कहता, वो लोग उस पूरी छोटी मछली के साथ दिन भर एंजॉय करते हैं, जिस बार चोर जैसे तैसे छिपते छिपाते उस छोटी मछली को घर ले आता। मुझे ये तो नहीं पता कि कौन सा गार्डियन कैसा है, लेकिन तुम्हें समुद्र में ही छोड़ना सही रहेगा। समुद्र में तुम ताकतवर बनोगी, ठीक है? श्योर उस छोटी मछली से कहता, और वो छोटी मछली फिर से थोड़ी उदास दिखने लगती है। श्योर और मैगन जैसे अपने कमरे को खोलते हैं, वैसे उन्हें सामने लीडर नितिन दिखते हैं। लीडर नितिन, आप कुछ हुआ है क्या? श्योर लीडर नितिन से कहता, एक हफ्ते बाद वो लोग किसी टाइप के प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और वो प्लान क्या है वो किसी को बता नहीं रहे, बस वो लोग बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं, जैसे कि कुछ बड़ा हुआ हो। लीडर नितिन श्योर से कहता, मतलब एक हफ्ते बाद बहुत कुछ होने वाला है ना? श्योर लीडर नितिन से कहता, जहाँ तक है अब तुम्हारा सोना या 5 या 6 डीमन सही है, तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन परेशानी यह है कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे थे। ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स वो लोग इतने ताकतवर है, लेकिन फिर भी उनकी संख्या आधी हो गई। लेकिन फिर भी वो इतने खुश है जैसे कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। जैसे कि नितिन इतना कहते कहते रुक जाता है, जैसे कि उन्होंने कुछ खोया ही ना हो, है ना? श्योर वो नितिन से कहता, लग तो ऐसा ही रहा। तुम लोग तैयार है ना? और वो यापूम वापस आया नहीं? ये नितिन श्योर इसका था। वो यापूम वापस आ चुका, और उसी ने उस दीवन को ख़त्म किया था, इसलिए उनकी संख्या आबादी हो चुकी है। श्योर उस यापूम से कहता, बढ़िया, बहुत अच्छे। इतना कहते हुए लीडर नितिन खड़े होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। श्योर है अब जहाँ तक है हम लोग जिस कबीले में हैं वहाँ पर पहले हमें एंट्री लेनी होगी, या फिर हम लोग जहाँ पे हैं अब तो हम वहाँ पे ताकतवर हो सकते हैं, अपने लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बैकग्राउंड श्योर कहता, वही कह रहा हूँ। जहाँ तक है मैंने जेनॉक्स से नीरो को लिक्विड को तो लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेनॉक्स आज बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा। वो डीप सी के अंदर नीचे रहता होगा, बहुत ज़्यादा नीचे, इसलिए तो वो मुझे ये पत्थर ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे दे पाया। और इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना ताकतवर हो सकता है, इसलिए उसके नीरो को लिक्विड को बचा के रखना ही सबसे ज़रूरी। चलो ठीक है, अभी के लिए तुम जो कह रहे हो हम वही करेंगे। कबीले में जाने से पहले हम लोग या फिर शिकार पे जा सकते हैं, या तो कबीले में एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शायद मैगडाउन कहता है, और वो लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं। वो लोग उस कबीले के अंदर जाने के लिए एक्साइटेड थे। ऑफकोर्स ऊपर से वो कबीला देखने में बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा था। उस कबीले का नाम लिस्बोन कबीला है। यहाँ पर उसके महाराज के बारे में भी लिखा है इस मैप के ऊपर। वहाँ का महाराज वो ज़्यादा नरम दिल तो बिल्कुल नहीं है। ऑफकोर्स अगर वो ताकतवर हुआ है, वहाँ का महाराज बना है, तो उसे बहुत सारे चीज़ों से भिड़ना पड़ा होगा और बहुत सारे कड़े फैसले लेने होंगे, यहाँ लिखा हुआ है। और वहाँ का राजकुमार मतलब महाराज का बेटा वो बहुत ज़्यादा गुस्सेल है, बहुत ज़्यादा, और उसकी उम्र है करीब 18 साल। श्योर बैकग्राउंड कहता, मतलब उसने अभी तक नीरो को जनरेट नहीं किया होगा, जाहिर सी बात है। बैकग्राउंड श्योर कहता, लेकिन यहाँ लिखा है कि ये ताकतवर है। श्योर बैकग्राउंड कहता, देखो नहीं पता क्या है, अब वहाँ चल के पता लगेगा, ठीक है? बैकग्राउंड श्योर कहता, शायद यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि वो लड़का, वो जो राजकुमार, वो 18 साल का, उसके पास नीरो कोर भी है और वो ताकतवर भी है। वहाँ पर एक तरीके से शायद रमजान ये लिखने चाह रहे थे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सच में श्योर को अपने टक्कर का शायद कोई मिलने वाला है, लेकिन मैं तो 17 साल का हूँ। श्योर बैकग्राउंड कहता, अरे ये कौन सी बात हुई, पहले वहाँ चल के देख लेते हैं, बाद में कंपेयर करते रहना तुम दूसरों से अपने आप को। बैकग्राउंड श्योर कहता, श्योर वो थोड़ा सा मुँह बनाने लगता, पता नहीं कि उसे पसंद नहीं आता था जब उसकी उम्र के लोग उसके सामने आए, वो भी नीरो को लेके। उसे थोड़ा अजीब तो लगता ही था, उसे जलन भी होती थी। पहले वहाँ घुसना कैसे, ये सोचो, टच देते देते हालत ना खराब हो जाए। बैकग्राउंड श्योर कहता, उनका लेवल इस वक्त
ब्लड विंड लेवल 4 था। इसलिए अब उन्हें और ताकत चाहिए थी। तो क्या वो लोग अगली सिटी मतलब अगले कबीले जा चुके हैं? तो वहाँ पर तो उन्हें और ताकत चाहिए होगी। और यहाँ पर 7 स्टार सिटी वो तो एलियंस के कब्जे में है। तो एक तरीके से श्योर और मैगन को ताकत चाहिए जिससे वो 7 स्टार सिटी में जाके कम से कम अपने को बचा सके। और उन्हें कैसे भी जंगल जाना होगा क्योंकि सारे इंसान जंगल में ही रहते हैं। अच्छा वो छोड़ो, अभी टाइम हो गया है, चलते हैं। बैकग्राउंड श्योर कहता हूँ। देखते देखते वो दोनों टेलीपोर्ट होकर सीधे उसी अजीब सी जगह पहुंचते हैं जहाँ पर श्योर और मैगन गायब हुए थे। श्योर और मैगन वहाँ पर जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पर एक अजीब सी हलचल होती है। पानी के अंदर से एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी जो कि हरे और नीले रंग की थी, वो तेजी से चमकते हुए सीधे श्योर और मैगन के सामने पानी से छलांग लगाकर श्योर और मैगन के सामने जंप करती है। अगले पल श्योर और मैगन को वही अजीब सी लड़की दिखती है, वही खूबसूरत लड़की जो कि उस समय जलपरी बन के कहीं गायब हो गई थी। आप मतलब तुम? श्योर उसी जलपरी से कहता, मुझे तुम बोलने की हिम्मत कर रहे हो? वो जलपरी श्योर से कहती है, मतलब आप तो शाही घराने से है तो मैं तो आपकी इज्जत करूंगा ही। श्योर वो हल्का सा झुकते हुए कहता, हम सभी को तुमने मतलब इस तरीके से हम सभी किसी के भी उधार को रखते नहीं हैं। तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाई उस समय क्योंकि मुझे कुछ काम था। तुम्हें क्या चाहिए? वो जलपरी श्योर से कहती है, क्या आप मुझे कुछ देने के लिए वहां से यहाँ तक आई? श्योर उस जलपरी से कहता, नहीं, बस इस जगह को याद करिए और यहाँ पर अचानक से मैं टेलीपोर्ट करके आ सकती हूँ अब तो। वो जलपरी श्योर से कहती है, मतलब आप भी गार्डियन हैं? मतलब आप भी आइलैंड्स पे रहती हैं? श्योर उसी जलपरी से कहता, नहीं, मेरा कोई आइलैंड नहीं है लेकिन मैं दूसरों को आइलैंड्स को इस्तेमाल कर सकती हूँ और भी बहुत कुछ। वो जलपरी श्योर से कहती, आपने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगू है ना? श्योर उस जलपरी से कहता, जो चाहो वो मांग सकते हो। वो जलपरी श्योर से कहती है, तो मेरी एक मदद चाहिए आपकी, ठीक है? असल बात यह है कि मैं गार्डियन बन चुका हूँ। मैं किसी भी आइलैंड पे आ जा सकता हूँ, ठीक है? मतलब किसी नहीं, मतलब मेरे आइलैंड पे आ जा सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त उसे भी एक ब्लेसिंग मिल जाए। श्योर वो उस जलपरी से कहता और वो जलपरी मैग्रॉन को देखने लगती है और थोड़ा अजीब प्राइस सुनाती है। देखो, मैंने तुम्हें पता होना चाहिए लेकिन शायद तुम्हें ना पता हो क्योंकि तुम लोग कमज़ोर हो। मैंने वैसे अपनी सारी ब्लेसिंग अपने पति को दे दी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग ला सकती हूँ लेकिन मुझे कल तक का समय चाहिए। वो जल बड़ी श्योर कहती है, ये तो और अच्छी बात है, कल तक? सच में? श्योर हैनिस कहता, कल मुझे यहीं आके मिलना, मैं तुम्हें एक ब्लेसिंग दे दूंगी। वो जल पड़ी वो इतना कहती है और पीछे जाने लगती है लेकिन उससे कुछ ध्यान आता है, वो रुक जाती है। वैसे तुम चाहते तो मुझसे बहुत कुछ मांग सकते थे, ताकत, बहुत कुछ, लेकिन तुमने सिर्फ ब्लेसिंग क्यों मांगी? वो जल पड़ी श्योर से कहती, वो असल बात यह है ना कि मैं अकेला पड़ जाता हूँ ना, इसलिए बैकग्राउंड मेरे साथ रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। श्योर वो जलपरी से कहता, वो जलपरी वो हंसने लगती है, बेवकूफ़ हो तुम दोनों, इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है और तुम। वो जलपरी इतना कहते कहते रुक जाती है, लेकिन मेरे नज़र में तो मेरी दोस्ती सब कुछ है और मेरा प्यार बस। श्योर नॉर्मली कहता, और मेरी बहन भी। श्योर बीच में बोलता है, जिस वजह से उस जलपरी को हंसी आ जाती। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगली बार किसी जलपरी से ब्लेसिंग मत मांगना। वो जलपरी श्योर से कहती है, पर क्यों? श्योर उस जलपरी से कहता, जब श्योर ने मैग्रोन के लिए उस जलपरी से ब्लेसिंग मांगी थी तो उस जलपरी का मुंह बन गया था और उसे गुस्सा भी आया था शायद बीच में। लेकिन शायद श्योर और मैग्रोन को पता नहीं था कि जलपरियाँ ब्लेसिंग कैसे देती हैं, इसलिए ये जलपरी अपने गुस्से को शांत कर पाई थी। छोड़ो, फिर कभी पता लग ही जाएगा तुम्हें। बस किसी भी जलपरी से ब्लेसिंग मत मांगना वरना मारे जाओगे। वो इतना कहते हुए वो जलपरी वहां से गायब हो जाती है। श्योर और मैग्रोन एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या और ये जलपरी उससे बोल के क्या गई है। शायद से सभी लोग जब ब्लेसिंग लेना सीख गए तो परेशानी हो सकती है ना। श्योर मैग्रोन से कहता, लग तो ऐसे रहा, अभी के लिए कबीले चलते हैं, कबीले का दरवाजा इस तरफ से और हम लोग चल के ही जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैग्रोन इतना कहता और श्योर और मैग्रोन चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए श्योर और मैग्रोन को अपने से जितने ताकतवर और अपने से ज़्यादा ताकतवर बीस्ट भी दिखते हैं, जिससे श्योर और मैग्रोन को बचते बचाते आगे जाना पड़ता ताकि वो लोग कम से कम अपनी पूरी ताकत के साथ कम से कम वहाँ डेप्थ दे पाए। लेकिन एक बीस्ट उन्हें देख ही लेता। अरे यार, ये तो। श्योर और मैग्रोन एक दूसरे का चेहरा देखते हुए कहते हैं, लेकिन अब हमें नॉर्मली लड़ना होगा, उड़ना नहीं है, वरना अगर उन्हें पता चला कि हम लोग उड़ सकते हैं तो परेशानी हो जाएगी। मैग्रोन
उसके हाथों में रोशनी चमकती है और वो तेजी से उस बीस्ट के पास जाने लगता। वो बीस्ट, वो जैसे मैग्रॉन को अपने करीब आता हुआ देखता, वो भी उसे झपट्टा मारता। वो बीस्ट अपने दोनों टांगों पर चल पा रहा था। उसके हाथ कुछ ज़्यादा बड़े थे, उसके शरीर से ज़्यादा बड़े, और उसके कान वो बहुत ज़्यादा नोखीले और शार्प और लंबे जा रहे थे उसके सर के पीछे। और उसका चेहरा वो चूहे की तरह लंबा था आगे की तरफ। वो तेज़ी से मैग्रॉन जैसे ही पास आता है वो अपने सर को नीचे कर देता है, और उसके कान वो जो नोकीले थे वो सीधे हो जाते हैं, जैसे कि वो उसे किसी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा हो और मैग्रॉन को भोंकने वाला हो। मैग्रॉन जैसे ही वो ये देखता है कि वो नोकीली चीज़ उसके आर पार जाने वाली है, वैसे ही वो उस अजीब सी नोकीली चीज़ पे अपने उंगलियों को पॉइंट करता है, और देखते देखते वो अजीब सी नोकीली चीज़ वो चमकने लगती है और वो उस अजीब से बेस्ट के काबू से बाहर हो जाती है। लगता है मैग्रॉन भी डेवलप कर रहा है तो उसे भी नई नई ताकतें मिल रही है। श्योर वहीं बगल में बैठ जाता है, लेकिन अगले ही पल उससे एक अजीब सी आवाज़ आती है। अरे यार, इस बीस्ट की वजह से तो यहाँ पे और भी बीस्ट हमारे तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं। श्योर वो मैग्रॉन और उस बीस्ट को लड़ता हुआ देखते हुए कहता है। दूसरी तरफ महल के दरवाजे पे जो कुछ 100 से ज़्यादा सैनिक खड़े थे वो जंगल की तरफ देखने लगते हैं। लगता है आज किसी की सामत आई है। क्या लगता है? ये सारे बीस्ट एक साथ किसी के ऊपर टूटे हैं। लगता है किसी ने गुस्सा दिला दिया है इन्हें। क्या लगता है बच पाएगा? एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे में तो कोई भी पागल हो जाए। वैसे यहाँ रहते तो कमज़ोर बीस्ट है, लेकिन शायद जो आ रहा है वो भी कमज़ोर है, क्योंकि मैं उसकी ताकत को महसूस कर पा रहा हूँ। वहाँ पर ज़्यादा ताकतवर कोई है नहीं। अब वहाँ से कोई आने नहीं वाला। वो सारे बीस्ट, वो जो भी है, उसका कचुम्बर बनाने वाले हैं। ये तो अच्छा है कि हमारे कबीले से कोई नहीं है। लगता है कोई बाहर के कबीले से आया होगा। और बेचारा वो सैनिक इतना कहते हुए हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ अगले पल जंगल के बीच से एक अजीब सी चीज़ वो उड़ते हुए सीधे सैनिकों के सामने आकर गिरती है। और वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि एक ड्रैगन जैसे बीस्ट का फर था, जो कि वहाँ गिरते ही वहाँ चारों तरफ खून ही खून फैला देता। लेकिन अगले ही पल वो फर देखते ही देखते पिघलने भी लगता और वहीं ज़मीन में कहीं मेल्ट होकर गायब हो जाता। वो सारे सैनिक ये सब देखने के बाद जंगल की तरफ देखते हैं, जहाँ से कुछ बीस्ट तेजी से जंगल से भागते हुए वो उन सैनिकों के पास आ रहे थे। नहीं, ये हमसे लड़ने नहीं आ रहे, ये बचते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये डर किस तरह है? वो सभी सैनिक वो भी अपनी तलवार और भालू को निकालते हुए कहते हैं। काफ़ी सारे लोग अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, अपने एलिमेंट पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। वो सारे भी जिससे पहले कि उन सैनिकों तक पहुंच पाते, एक इनविजिबल वेव वो उनके सर को काट के वो सभी सैनिकों के सामने गिरा देती है। अगले ही पल उन सैनिकों को एक अजीब सी तलवार तेजी से अपने तरफ आते हुए दिखती है। लेकिन वहाँ पर एक बीस्ट बचा हुआ था, जो कि अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा आग उगलने वाला था, क्योंकि उसके पास फायर एलिमेंट था। अगले ही पल एक चमचमाते हुए डायमंड जैसी तलवार उसके सर को उड़ा देती है और तबाह कर देती है। और वो तलवार इससे पहले कि उन सैनिकों से टकराती, वो तलवार रुक जाती है और दोबारा उड़कर तेजी से पीछे जाती है। वो सभी सैनिक उस तलवार का पीछा करते हैं, मतलब उन्हें देखते हुए। अगली पल वो तलवार एक लड़के के हाथ में जाकर रुकती है, और वो लड़का जिसके दूसरे हाथों में कटाना भी थी, वो अपने कटाना के हेल्प से तलवार के ऊपर लगे हुए खून को साफ कर देता है। और फिर देखते देखते वो दोनों कटाना और तलवार गायब हो जाती है। ये तो बच्चे हैं, एक सैनिक हल्का सा आगे आते हुए कहता है। देखो, ये बच्चे नहीं है, ये बीस्ट भी हो सकते हैं। वो सभी सैनिक एक सैनिक को आगे जाता हुआ देखते हुए कहते हैं। श्योर उसके हाथ और पाँव किसी वुल्फ में बदले हुए थे, जिनकी मदद से वो विंड एलिमेंट को अच्छे से यहाँ पे काबू कर पा रहा था। एक तरीके से श्योर उसी वाइट वुल्फ के पावर क्रिस्टल का यूज़ कर रहा था। हाँ, इसका यूज़ कहीं तो कर पाया, वरना अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो इसका इस्तेमाल अब मैं नहीं कर पाऊंगा। श्योर वो नॉर्मली कहता है। वो तो और श्योर को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ी भी नहीं थी। यहाँ पर श्योर ने म्यूटेंट ग्रासहॉपर को बुलाया था, जिसने आसानी से ही बहुत कुछ संभाल लिया था। वो ब्लड विंड लेवल पे था, और ब्लड विंड लेवल किसी भी विंड एलिमेंट वाले के एलिमेंटल पावर को बढ़ा देती है। इस लेवल के बाद से म्यूटेंट ग्रासहॉपर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। म्यूटेंट ग्रासहॉपर वो वक्त श्योर के नीडो कोर में ही था। देखते ही देखते श्योर और मैग्रॉन आगे आने लगते हैं। रुको, कौन हो तुम? वो सैनिक श्योर को नॉर्मल होता हुआ देखते हुए कहता है। मेरा नाम श्योर है और इसका नाम मैग्रॉन। हम लोग 6 सितारे वाले कबीले से आए हैं। श्योर वो दूर से चिल्लाते हुए कहता। तुम्हारे जैसे लड़के के पास न्यूरो कोर कैसे हो सकता है? तुम एक जानवर मतलब बीस्ट हो। वो सैनिक श्योर की तरफ भाला फेंकते हुए कहता है। इससे पहले कि वो भाला श्योर को लग पाता, श्योर अपने एक हाथ को आगे करता है और उस भाले को पकड़ लेता है। लेकिन इस भाले का फोर्स काफ़ी ज़्यादा था, इस कारण श्योर वो पीछे घिसटते हुए चला जाता है, लेकिन अनबैलेंस नहीं होता। मैं इंसान हूँ, मैं 6 सितारे वाले कबीले से आया हूँ। इतना कहने के बाद श्योर वो अपने हाथ को आगे करता है, जहाँ पर
एक हरे और लाल रंग की बिजली तेजी से आगे जाती है और उन सभी आदमी से टकराती है, लेकिन उन सभी को कुछ होता नहीं है। थंडर एलिमेंट, ये तुम्हारे पास है? वो सैनिक लंबी लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दिल के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। घबराइए मत, बस आपके दिल के तार छेड़े हैं मैंने। श्योर, वो नॉर्मल आवाज़ में कहता, मतलब ये तुमने किया? वो सभी सैनिक, उन्हें ये लग रहा था कि श्योर कमज़ोर है, इसलिए उसकी बिजली से उन्हें कुछ हो नहीं रहा, लेकिन श्योर उन्हें करंट दे भी कहाँ रहा था, उन्हें बिजली का झटका दे भी नहीं रहा था। श्योर कुछ और कर रहा था। तुम इंसान हो, इस बात के ये साबित होगा तब जब तुम किसी बीस्ट के जीन को अपने साथ जोड़ोगे। एक सैनिक आ गया तो वह कहता, और शॉर्ट देखते देखते रेड मंकी के जीन्स को अपने साथ जोड़ता, फिर मोटे कीड़े के जीन्स को अपने साथ जोड़ता, और फिर म्यूटेंट लिजर्ड के जीन्स को अपने साथ जोड़ लेता। तो इसके बाद उन सारे सैनिकों को शॉर्ट पे यकीन होता, लेकिन मैग्रॉन पे नहीं। इसके पास कोई बीस्ट नहीं है, क्योंकि ये चाहता है कि ये किसी खास बीस्ट को ही टेम करे। बस ये हमारी तरह बेवकूफ़ जो बीस्टों को टेम नहीं करना चाहता। बैकग्राउंड, वो शॉर्ट की बात सुनकर उसकी तरफ देखता। अगर तुम 6वें सितारे वाले कबीले से आए हो तो तुम्हारी न्यूरोकोर में रहने वाले बीस्ट इतने ताकतवर कैसे हैं? ये तो नामुमकिन है। अगर तुमने किसी बीस्ट को वहीं टेम किया होगा, मतलब 6वें सितारे वाले कबीले में, तो इन बीस्टों की ताकत जो तुम्हारे न्यूरोकोर में है उनकी तो वहीं की पावर होनी चाहिए। तो ये ताकत यहाँ कैसे कम आ रही है? वो सैनिक शॉर्ट पे शक करते हुए कहता, आपको इस समय में कोई भी न्यूरोकोर से अपने बीस्ट को बाहर नहीं निकाल सकता था, ताकि वो उसे भी ताकतवर बना पाए या फिर उसकी ताकत खुद में डाल पाए। इसलिए वो लोग शॉर्ट पे शक कर रहे थे। अगर ये बीस्ट शॉर्ट ने 6वें सितारे वाले कबीले के आसपास से टेम की है, तो इसकी ताकत इतनी तो नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर ये सब तबाही मचा दे। हाँ, एक्चुअली में ये वहाँ के सबसे ज़्यादा खास बीस्ट है, बहुत ज़्यादा खास, आप सोच भी नहीं सकते इतने खास। इसलिए ये यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। श्योर, वो नॉर्मल सी आवाज़ में कहता, और उन सारे सैनिकों को याद आता है कि वो ड्रैगन जैसा सर जो कि पिघल रहा था। हाँ हाँ ठीक है, हमसे क्या चाहते हो? वो सैनिक फिर से कहते हैं, देखिए डराने के लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन श्योर इतना कह रहा था हत्ते में तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमें डरा पाओ। वो सैनिक एक अजीब से स्माइल के साथ कहता, अच्छा तुम मुझे अपने पास क्यों नहीं आने दे रहे थे? श्योर हंसते हुए कहता, ठीक है आगे बोलो क्या बोलना चाहते हो? वो सैनिक श्योर से कहता, मैं और मेरा दोस्त आपके कबीले आना चाहते हैं। श्योर इस्माइल के साथ वो उन सैनिकों से कहता, और वो सैनिक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। देखो लड़के, साथ तुम्हें सुन के बुरा लगे, लेकिन ये एक ऐसा कबीला है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग रहते हैं, तुम उनके सामने टिक नहीं पाओगे। वो सैनिक श्योर कहता, टिक पाऊंगा या नहीं वो तो समय बताएगा, लेकिन बात यह है कि क्या आप लोग मेरा टेस्ट लेने वाले हैं या नहीं? श्योर, वो उन सैनिकों से कहता, यहाँ पर तुम सिर्फ टेस्ट के हेल्प से अंदर नहीं जा सकते हो, तुम्हें और भी बहुत कुछ करना होगा, जिसके लिए तुम पहले अगर तैयारी कर लो तो ही अच्छा है। पहले हम लोग टेस्ट लिया करते थे, लेकिन जब ये कबीला बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाने लगा तो सिर्फ टेस्ट, ये चीज़ बहुत छोटी लगने लगी सबको। वैसे महाराज ने टेस्ट के साथ और भी चीज़ों को जोड़ दिया। वो फैनिक श्योरेंस कहता है, तो हमें और क्या क्या करना होगा? बैकग्राउंड, वो तो शांति से खड़ा था। वो बोलता है, तुम लोगों को सबसे पहले समुद्र में जाकर एक ताकतवर बीस्ट को मारना होगा, जिसका लेवल कम से कम ब्लड विंड 8 होना चाहिए, जिसके बाद ही तुम यहाँ आ पाओगे। ये दूसरा टेस्ट होगा, पहला टेस्ट तुम हमें दे सकते हो। वो सैनिक इतना कहते हुए वो सारे 100 के 100 सैनिक अपना भाला शौर्य की तरफ और मैगन की तरफ पॉइंट कर देते हैं। जैसे ही वो भाले तेजी से उड़ते हुए शौर्य और मैगन की तरफ आने लगते हैं, शौर्य और मैगन तुरंत ही अपने एलिमेंटल पावर को एक्टिवेट करते हैं। शौर्य वो बहुत सारी बिजली आसमान फेंकने लगता है, और मैगन वो बहुत सारी गोल्डन रोशनी आसमान फेंकने लगता है, जिससे वो भाले उनके अंदर भी एक अजीब सी चमक दिखने लगती है, और वो भाले जिस जगह जा रहे थे उस जगह ना जाकर एक दूसरे में ही टकराने लगते हैं। वो सारे सैनिक ये सब देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि शौर्य और मैगन इस कबीले में आने के लायक है, लेकिन अभी भी उन्हें दूसरा टेस्ट देना होगा। तो हम लोग इस टेस्ट में पास हो गए हैं ना? मैगन नॉर्मली कहता है, हाँ तुम लोग पास हो, हमारे टेस्ट में तो पास हो गए, लेकिन अब तुम्हें ब्लड विंड लेवल कम से कम 8, ब्लड विंड लेवल 8 वाले बीस्ट को, समुद्री बीस्ट को मार के लाना होगा। वो सैनिक शौर्य से कहता है, और शौर्य उनकी बात समझ जाता है। वैसे मरने के बाद उसके लेवल के बारे में कैसे पता लगाओगे? शौर्य वो उन सैनिकों से कहता है, वो हम पे छोड़ दो। वो सैनिक शौर्य से कहता है, और किसी को कुछ इशारा करता, क्या आपको कोई आइडिया है कि समुद्र में किस जगह पे किस टाइप के बीस्ट रहते हैं, कितने ताकतवर बीस्ट रहते हैं? हम लोग उस हिसाब से मेहनत कर सकते हैं। शौर्य मैगन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अभी तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर नहीं।
तुम्हें अपने आप को साबित करना, नहीं कि हमें तुम्हारी मदद करनी है तुम्हें साबित करने में। उसानी श्योर को जाने का इशारा करते हुए कहता। और श्योर और मैकडोनल्ड एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं।